जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। चूँकि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे एविडेंस एक्ट का, उसके गतांग से आगे का आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 9। इसमें साक्षियों के विषय में बताया गया है कौन कौन से सक्षम साक्षी होते हैं, उनका प्रिविलेज क्या होता है, तो और साक्षियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आधे घंटे का ये सेशन होगा और मैक्सिमम जो हो सकता है इसमें हम करने की कोशिश करेंगे, बचा रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस टॉपिक पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो साक्षियों के बारे में कि कौन कम्पिटेंट साक्षी है, दूसरा चीज़ ये है कि प्रिविलेज के बारे में बनता है। कभी कभी इसमें जो मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं जजों और मजिस्ट्रेटों के बारे में बनता है कि क्या उनका प्रिविलेज है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक अधिवक्ता का और क्लाइंट के बीच में उनका क्या प्रिविलेज है। पति पत्नी के विवाहित रहने के दौरान क्या उनका प्रिविलेज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। आखिरी में क्वेश्चन बनता है आपका धारा 133 पे, जो बताता है कि सह अपराधी के एकमात्र बयान पर भी जजमेंट प्रभावित नहीं होता है, वो अविधिमान्य नहीं होता है। उस पर सिंगल एक क्वेश्चन बनता है। धारा 134 पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि साक्ष्य जो है तौले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं। तो हम सबका चर्चा अलग अलग करेंगे और बेयर के अनुसार करेंगे, जो बेयर कहता है। क्योंकि देखिए कमेंट्री में तो आपको बहुत मोटे मोटे किताबों में बहुत ज़्यादा मैटर मिलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग को चूँकि मेंस में लिखना क्या है और कितना लिखना है ये बहुत ज़रूरी है, और उसको बेयर के इर्द गिर्द ही रह के लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके पास समय होता नहीं है। चाहे तो रिलेवेंट केस दे सकते हैं, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय का मैनेजमेंट बहुत रोल रखता है। तो विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, लोगों को भी शेयर करें। आते हैं हम विषय पर। हम पहले धारा 118 को देख लेते हैं और 119 को देख लेते हैं, और फिर धारा 134 को देख लेते हैं। ये तीनों धाराओं को मिला करके एक साथ पढ़ा जाता है और क्वेश्चन भी इसी पे बनते हैं। तो पहला जो धारा 118 कह रहा है कि हु मे टेस्टिफाई, यानी कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो ये कह रहा है कि ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, मतलब सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम हैं, अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम आर फ्रॉम गिविंग rational answer to those questions by tender year, extreme old age, disease, whether or body or mind or any other cause of the same kind। इसके कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम हैं जो न्यायालय द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का तर्कसंगत आंसर देते हों, सिवाय उनके जो कोमल वयस के, अतिवर्धक शरीर के या मन के किसी रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ नहीं हैं, तो सारे व्यक्ति सक्षम हैं। ये धारा 18 का दिया 118। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ये ल्यूनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, मतलब जो ल्यूनेटिक होता है उसको क्या बोलते हैं, पागल व्यक्ति, वो साक्ष्य देने के सक्षम नहीं होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू देम। इसके कहने का तात्पर्य है कि जब उसका जो तभी तक जो है वो सक्षम नहीं होगा जब तक कि उसको जो प्रश्न पूछा जा रहा है और उसका तर्कसंगत उत्तर देने में वो असमर्थ नहीं है। इसका भावार्थ हुआ कि यदि वो पागल होते हुए भी यदि वो तर्कसंगत आंसर दे रहा है जो न्यायालय द्वारा पूछे जा रहे हैं या न्यायालय के समझ जो उससे पूछा जा रहा है, तो वो विटनेस के रूप में माना जाएगा। अब इस पे तमाम केसेज हैं कि एक छोटे उम्र का बच्चा साक्षी हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
क्या कोई व्यक्ति जो एकदम चोट से पीड़ित है, कुछ बोल नहीं पा रहा, वो साक्षी हो सकता है कि नहीं? तो इसका सिर्फ एकमात्र टेस्टिफाई है कि वो कोमल वयस्क का नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो जो उसका आंसर दे रहा है, यदि उसमें तर्क संगत है, एक बुद्धिमत्ता के तहत वो आंसर दे रहा है, तो माना जाएगा कि वो सक्षम साक्षी है, उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अतिवर्धक के शरीर के या मन के किसी रोग से वो पीड़ित है, यानी कि जब मेंटल रूप से इतना ज़्यादा वो पीड़ित रहेगा शरीर से, जैसे मान ली किसी को सर पे चोट लग गया हो और वो इतना पीड़ा से परेशान है, वो क्या साक्ष्य देगा? तो इसकी ये बात कर रहा है, या किसी इसी प्रकार के अन्य कारण के वजह से वो परेशान है, तो वो सक्षम साक्षी के रूप में नहीं होगा। बाकी की स्थिति में हर समय वो सक्षम साक्षी होगा। अब धारा 119 को देख लेते हैं। इसमें कह रहे विटनेसेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। ये धारा जो है ये 2013 में संशोधन किया गया है। यहाँ पहले था, इसके पहले वो था डम विटनेसेस करके टाइटल था, मतलब मूक साक्षी। एक मूक साक्षी क्या होता है उसके बारे में था, लेकिन सन 2013 में इसको अमेंडमेंट किया गया और इसमें इसकी टाइटल बदल के लिख दिया गया विटनेसेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, मतलब कि ऐसे व्यक्ति साक्षी का मौखिक साक्ष्य जो मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ हैं साक्षी को। ये कह रहा है कि ये विटनेसेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल एज बाई रिटेन और बाई साइन, but such writing must be written and the sign made in open court. Evidence so given shall be deemed to be a oral evidence. जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, बोल नहीं सकता है, तो उसको किसी बोधगम्य तरीके से वो न्यायालय में चाहे तो लिख करके, साइन करके या किसी अन्य तरीके से वो किसी चिन्हों के माध्यम से वो दे सकता है, लेकिन ये ओपन कोर्ट में ही होना चाहिए, यानी कि न्यायाधीश के सामने ये ऐसा किया जाएगा और ये ओरल एविडेंस के रूप में माना जाएगा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ दी विटनेसेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, यदि वो वर्बली देने में असमर्थ है, कम्युनिकेट करने में, तब क्या कह रहा है कि द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और ए स्पेशल एडुकेटर in recording the statement and such statement shall be videographed। अगर जो वो बोल करके अपने साक्ष्य को देने में असमर्थ है, तो ये न्यायालय के लिए मैंडेटरी होगा, यहाँ शैल का प्रयोग किया गया है कि किसी दुभाषीय को उसको सहायता करने के लिए रखा जाएगा, यानी कि जो क्या कह रहा है, इंटरप्रेटर को रखा जाएगा या कोई स्पेशल एडुकेटर को रखा जाएगा जो रिकॉर्डिंग करे और इसका स्टेटमेंट को और उसका जो है क्या नाम है कि वीडियोग्राफ भी बनाया जाएगा, यानी कि वो लिख करके नहीं दे पा रहा है और बोल नहीं पा रहा है, तो उस तरीके का यहाँ व्यवस्था किया जाएगा न्यायालय द्वारा। तो यही ये कह रहा है। अब इसके बाद से जब हम धारा 134 उठाकर देखते हैं तो 134 में कहा गया है नंबर ऑफ विटनेसेस, नो पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर दी प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, मतलब कि किसी साक्ष्य को साबित करने के लिए, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी संख्या की आवश्यकता नहीं है, एक व्यक्ति भी पर्याप्त है यदि वो संदेह से परे उस फैक्ट को साबित करता है। तो यही कारण है कि इसमें ये जो मैगजीम है कि साक्ष्यों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। अब हम लोग जब तीनों धाराओं को रिलेट करके पढ़ते हैं तो ये देखा गया कि हर एक व्यक्ति सक्षम साक्षी होता है और साक्षियों के लिए किसी संख्या की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है वो भी सक्षम साक्षी होता है, लेकिन वो किस तरीके से साक्ष्य देगा धारा 119 में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को पूर्ण किया। इसमें चाहें तो एक दो केस भी है, आप कमेंट्री में देख करके ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि बहुत केस की ज़रूरत है। यदि 3 धाराओं को भी यदि आप लिख देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब आइए इसमें जो मेन क्वेश्चन इसके बाद बनता है कि कम्युनिकेशन, जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है कि किन के किन में, तो हमने बताया कि कभी कभी सिंगल सिंगल बन जाता है, लेकिन हम चूँकि यहाँ सबके बारे में लेके चल रहे हैं, कब उनका प्रिविलेज नहीं होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे, और किन मामलों में उनको कंपेल किया जा सकता है, किन मामलों में नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ों को देखा जाएगा। कहीं कहीं मैंडेटरी है कि कंपेल किया ही नहीं जा सकता है, कहीं कहीं ये एग्जेम्पशन है कि अपवाद के रूप में उसको किया जा सकता है।
तो इस तरीके को हम लोग देखते चलेंगे और ये धारा 121 से लेकर के धारा 131 तक में वर्णन किया गया है। तो अब धारा 121 जो है उसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है धारा 121, जज एंड मजिस्ट्रेट, जो जजेज एंड मजिस्ट्रेट्स होते हैं, नो जज आर मजिस्ट्रेट शैल, यहाँ देखिए शैल का प्रयोग किया, यानी कि नहीं किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल आर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबॉर्डिनेट, यानी कि जब तक कि वो जिसके वो सबॉर्डिनेट हैं उनके लिए स्पेशल आर्डर न निकाला गया हो, बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज सच जज आर मजिस्ट्रेट, यानी कि वो जज और मजिस्ट्रेट के रहने के दौरान में वो किसी ऐसे अपने खुद के उसमें जानकारी के बारे में उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है जब तक कि विशेष आर्डर द्वारा उनके जो जिनके वो सबॉर्डिनेट हैं उनका नाम लिया गया हो। आर एज टू एनी विच केम टू हिज नॉलेज, यानी कि जो उनके नॉलेज में आया, इन कोर्ट एज सच जज आर मजिस्ट्रेट, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकॉर्ड इन हिज प्रेजेंस whilst ही वाज सो एक्टिंग, मतलब कि ये उस मामले में ये बात नहीं लागू होगा जहाँ की उनकी इस मजिस्ट्रेट या जज रहने के दौरान कोई घटना घटित हुई हो। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो जज और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे हैं तो सामान्य नॉलेज के बारे में या उनके अनुभव के बारे में कि उनके नॉलेज में क्या ऐसा हुआ है या क्या वो अनुभव किए हैं, इस बारे में जिनके वो सबॉर्डिनेट हैं उनके विशेष आदेश के बिना उनको तलब नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में किसी भी मामले में साक्षी के रूप में कि वो क्या है। लेकिन यदि उनके द्वारा उनके जो ड्यूटी है उसके दौरान यदि कोई उनके सामने घटना घट जाती है तब उनको कंपेल किया जा सकता है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन है, ये कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन of attempting to murders a police officer whilst on his trial before B, a session judge, B may be examined as to what occurred, मतलब क सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया, ख की यह परीक्षा की जा सकी क्या घटित हुआ, मतलब किसी घटना के बारे में उनको तलब किया जा सकता है। अब ये देखिए इसके बाद धारा 122 आता है, पति पत्नी के बीच में जो कम्युनिकेशन है क्या उनको प्रिविलेज मिला है, तो जी हाँ उनको भी प्रिविलेज मिला है और उनको भी कंपेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ जो है एक्सेप्शन के रूप में है, उसमें किया जा सकता है, लेकिन कब नहीं किया जा सकता है उसको देख लें। ये कह रहा है कि नो पर्सन हु इज आर हैज़ बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज by any persons to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consent, except in suit between married persons or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। अब देखिए पहले तो ये कह रहा है कि यदि कोई वैध विवाह रहने के दौरान या वैवाहिक स्थिति के दौरान कोई एक दूसरे को कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई ऐसी बात कहा है तो उसको प्रिविलेज मिला हुआ है, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय में आकर के बताएं कि उन्होंने क्या कहा था उस वैवाहिक स्थिति के दौरान में। लेकिन विवाह के पूर्व में यदि कोई ऐसी बात कही गई है और लवर के रूप में है लेकिन तत्पश्चात विवाह कर लेता है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ विवाहिक स्थिति के दौरान की बात कर रहा है, न कि पहले की स्थिति के बाद में। हाँ, ये प्रिविलेज जो इनका है ये मरने के बाद भी बना रहता है, लेकिन इसका जो वो है एक्सेप्शन है, वो कह रहा है कि यदि वो खुद अपने आप को छूट दे दी हो जिसने कम्युनिकेशन किया है कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अगर जो कोई स्वीकृति है तो उसको जो है कह देते हैं कि भाई ठीक है आप जाइए कर सकते हैं, या उनके जो प्रतिनिधि हैं हित प्रतिनिधि हैं इस बात पे वो राजी हो गए हैं उनके मरने के बाद भी कि ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं है आप कर सकते हैं।
या उनके खुद बीच में, चाहे वो सिविल का मामला हो चाहे क्रिमिनल का मामला हो, यदि उन्हीं के बीच में कोई ऐसा विवाद चल रहा हो पति पत्नी के बीच में, तब भी वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन को यहाँ वो क्या बोलते हैं, प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि वो एग्जेम्प्ट कर गया और ये आपस में दे सकते हैं कि हमारे बीच में क्या कम्युनिकेशन हुए थे। अब तीसरा जो है, इसमें 123 में हम देखते हैं तो ये इसमें मैंडेटरी है और इसमें नहीं दिया जा सकता है, कंपेल किया ही नहीं जा सकता है। इसमें कह रहा है कि एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य के लिए क्या किसी को कंपेल किया जा सकता है। तो इसमें कह रहा है कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट। जो अनपब्लिश्ड है रिकॉर्ड, उसके बारे में उस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आकर के उसके बारे में पब्लिश करे, एक्सेप्ट विथ द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, हु शैल गिव और विथहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक फिट। मतलब इसके ये है कि जब तक उनके विभाग का जो हेड है उसका कोई परमिशन नहीं मिल जाता है, तब तक वो उसको उनके कार्यकलाप के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये उनका प्रिविलेज है। और ये प्रिविलेज किन मामलों में है, ये कह रहा है अप्रकाशित शासकीय कोई अभिलेख है उसके बारे में। जहाँ प्रकाशन वाले सिस्टम है उसके लिए इनको प्रिविलेज नहीं है। यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि अप्रकाशित जो वो हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड हैं, शासकीय अभिलेख हैं, उनके बारे में इनको प्रिविलेज मिला हुआ है धारा 123 में। और इसमें यही है कि लोक कल्याणकारी जो बातें हैं उसको आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब धारा 124 को देख रहे हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इनको भी प्रिविलेज मिला हुआ है। अगर जो कोई अधिकारी है और उसको कोई कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन के रूप में है तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए वो बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें कह रहा है नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसिडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोज। यदि उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इससे सफ़र करेगा, यानी कि लोक हित में ऐसा करना जरूरी नहीं है, ये लोक का हानि हो जाएगा, लोक हित की हानि हो जाएगी प्रकट करने में, तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। और उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में उसको प्रिविलेज मिले हुए हैं। अब धारा 125 में देख लेते हैं। धारा 125 कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशंस ऑफ ऑफेंस, अपराधों करने के बारे में जानकारी। अब जैसे जो खुफिया लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, मुखबिर होते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यदि ऐसा होता चले तो सभी लोगों के साथ दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो मुखबिर होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उस तरीके से मिला हुआ है। और इसमें कह रहा है कि नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से whence he got any information as to the commissions of any offence, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue। अब ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर in this section means an officer employed in or about the business of any branch of the public revenue। अब ये दोनों लोगों को इसमें क्या बोलते हैं, एक प्रकार से प्रिविलेज लेके चल रहे हैं कि अगर जो कोई अपराध से संबंधित किसी मुखबिर से कोई सूचना मिली है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर हो या कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो, रेवेन्यू संबंधित कोई अपराध हुआ हो या अन्य कोई अपराध हुआ हो, इसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आपको सूचना किसने दिया। हाँ, अपराध को रोकने के लिए ज़रूरी होता है कि वो उस मुखबिर को भी प्रोटेक्ट करते रहें, इसलिए यहाँ पे धारा 125 में ये बातें उनके लिए प्रिविलेज के रूप में दी गई है। और ये पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या नाम है कि संरक्षित, इसको कंपेल किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो विधि द्वारा संरक्षित है वो धारा 121 है, 123 है, 124 और 125 है। और जो विधि द्वारा प्रतिबंधित है
वो धारा 122 है, 126 है, 127 और 129 है। अब देखिए संरक्षित और प्रतिबंधित दोनों में अंतर होता है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन बनता है धारा 126 पे। 126 कह रहा है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर्स और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, इनको परमिट नहीं किया जाएगा अनलेस विथ हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, यदि उनका क्लाइंट अगर जो एक्सप्रेस रूप से कंसेंट दे देता है तब तो ठीक। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एज सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील by or on behalf of his client, or to state the consents or conditions of any documents with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment। यानी कि उनके नियोजन के दौरान किसी वृत्तिक संसूचनाओं को दिया गया है क्लाइंट से, तो जब तक क्लाइंट का इसमें स्पष्ट रूप से सहमति न हो तब तक उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने क्या, क्लाइंट ने इनसे राय मांगी या क्या उसने कहा, क्योंकि हो सकता है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, इसलिए यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें प्रोविजो भी दिया है, दो प्रोविजो है। एक तो प्रोविजो मान लीजिए खुद इस बेयर में ही जो पहले पैराग्राफ में दिया है कि कंसेंट दे दिया है तब हो जाएगा। दो इसमें दिया गया है कि एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज, यदि कोई इलीगल पर्पज के लिए कोई इस तरीके का है कम्युनिकेशन है तो ये यहाँ पे प्रिविलेज नहीं है, उसको वकील, अटॉर्नी या प्लीडर जो भी है उसको डिस्क्लोज कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच showing that any crime or fraud has been communicated since the commencement of his employment। ये कह रहा है कि यदि उनके एम्प्लॉयमेंट के बाद यदि किसी प्रकार का फ्रॉड किया गया है या किसी प्रकार का अपराध किया गया है तो वो संरक्षित नहीं है और इसको ये डिस्क्लोज कर सकते हैं। अभी इसमें एक और बात कर रहा है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर दी अटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील वाज और वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट बाई और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। ये कह रहा है कि यह तत्वहीन है कि ऐसे वरिष्ठ प्लीडर, अटॉर्नी या वकील का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षकार के द्वारा की ओर से आकर्षित किया गया था या नहीं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने कहा हो कि आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तत्वहीन है, वो डिस्क्लोज कर सकते हैं यदि इन दो अवस्थाओं में आता है तो। अब स्पष्टीकरण भी इसमें कर रहा है कि द ऑब्लिगेशन स्टेट इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। ये कह रहा है कि केवल इतना ही नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट सीज हो जा रहा है उसके बाद भी ये बना रहता है, उसके बाद भी ये नहीं कर सकते हैं जब तक ये तीन कंडीशन में नहीं आएंगे। एक पहला कंडीशन ये है कि उसने खुद इसके बारे में अपने आप को कंसेंट दे दिया हो, और दूसरा ये दो कंडीशन हमने बताया कि नियोजन के क्या नाम है, नियोजन के पश्चात कोई अपराध किया गया हो, अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई हो कोई संसूचना, या कोई जैसे उसके बाद कोई अपराध किया गया तो वो संरक्षित है। अब इसमें जैसे एक दो उदाहरण भी है, इसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जैसे एक क्लाइंट ने ये कहा कि हम हत्या करके आए हैं, मेरा प्रोटेक्शन करिए, तो ये संरक्षित है। लेकिन यदि यही स्टेटमेंट देता है कि मैं हत्या करने वाला हूँ, आप मेरा जो है मुकदमा देखिएगा, प्रोटेक्ट करिएगा, तो ये फिर संरक्षित नहीं है। ये कहा जा सकता है कि भाई ये फर्दर जो है किसी ऑफेंस के बारे में है। अब इसके बाद देखिए 127 बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है धारा जो 126 है, टू अप्लाई द इंटरप्रेटर ETC द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 126 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर एंड द क्लर्क्स आर सर्वेंट्स ऑफ बैरिस्टर्स, प्लीडर्स, अटॉर्नीज एंड वकील। इन लोगों के द्वारा जो स्टेटमेंट हैं वो जो वहाँ बैठे रहते हैं, उनके दुभाषीय हैं, चाहे जो सेवक हैं या लिपिक हैं, उन पर भी यह नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि उसने वकील से कहा तो उनके जो टाइपिस्ट हैं वो सुन लिए, वो कहीं जाके डिस्क्लोज कर दें, ऐसा नहीं, ये नियम उनके पे भी लागू होता है। अब जो धारा 128 और 127 में जो मूलभूत अंतर है, इसमें देखिए कह रहा है कि प्रिविलेज नॉट वेब्ड बाई वॉलंटियरिंग एविडेंस
साक्ष्य देने के लिए स्वामित्व उद्धत होने के से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता है। अब कब नहीं हो जाता है? अब ये कह रहा है कि इफ़ एनी पार्टी टू ए सूट गिव्स एविडेंस देयर इन at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consents thereby to such disclosure as is mentioned in section 126. And if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, pleader, attorney or vakil as a witnesses, he shall be deemed to have consents to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil on matters which but for such questions he would not be at liberty to disclose. इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि खुद जिस व्यक्ति ने कहा है और वही न्यायालय में जाकर के इस बात का खुद खुलासा कर दे, तभी ये संरक्षित है, इसको आप प्रतिबंधित है, इसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। यदि आप वकील हैं तो आप डिस्क्लोज तभी करेंगे जब तक कि उसका कोई कंसेंट न हो। कंसेंट मिलेगा तभी आप डिस्क्लोज करेंगे। अब ये नहीं कि अब खुद वो न्यायालय में जा करके कह रहा है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा और ये प्रिविलेज का यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन धारा 129 में भी एक बात है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइज़र। कोई लीगल एडवाइज़र भी है और वो भी कोई बात उससे कहा गया है या कोई लीगल एडवाइज़र ने कोई बात कहा है तो भी वो उसको न्यायालय में उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कि वो खुद अपने आप को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे। अब यहाँ देखिए क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि क्लाइंट यदि खुद अपने आप को साक्षी के तौर पर पेश करता है तब भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर देते हैं, मतलब सलाहकार के रूप में, यदि विधिक सलाहकार के रूप में हैं, तब वो डिस्क्लोज करने की स्थिति में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कंडीशनल कम्युनिकेशंस व्हिच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए विटनेसेज, in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appears to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। मैंने बाकी के लिए तो ये बार कर रहा है, लेकिन यदि कोई इस तरीके का विधिक सलाहकार से कोई गोपनीय संसूचना दी गई है और वो अपने आप को खुद साक्षी के तौर पर पेश कर देता है तब ये डिस्क्लोज कर सकते हैं। अन्यथा उन सब मामलों में जो अभी हम लोग धारा 126 में पढ़े हैं उसको ये कवर नहीं करता है। और 130 में कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेसेस नॉट टू पार्टी। यदि किसी को केवल डीड प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में बुलाया गया है तो केवल उतने मात्र से वो विटनेस नहीं हो जाता है और वो इस बात को मना कर सकता है कि हम उसमें डीड को प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो व्यक्ति जिसको डीड प्रस्तुत न करने के लिए मना कर सकता था तो ये भी मना कर सकता है। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें विश्वास है कि आप लोग ये मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। ब्रैकेट जरूर पढ़ लीजिएगा। हम अगले वीडियो में धारा 133 का चर्चा करेंगे और भी जो बचे हुए हैं उसका चर्चा करेंगे और आप लोग कमेंट्री भी पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।